जज का फैसला विष्णु प्रभाकर जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। सवेरा होने पर हमारे सेकंड क्लास के डिब्बे में काफ़ी यात्री आ गए थे। जब गाड़ी स्टेशन से चली तो वे सब मौन थे, परंतु मार्ग में न जाने किस किस सूत्र से होकर उन सब में वार्तालाप आरंभ हो गया। बिहटा स्टेशन गुजर जाने पर सहसा एक प्रौढ़ सज्जन, जिनकी सघन श्वेत बौहें चमकीले नयनों पर छज्जे की तरह छा रही थी, बोले, यहाँ पर एक बार बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई थी। रेल यात्रा के इतिहास में अनेक कारणों से वह अभूतपूर्व रहेगी। उसमें 100 से भी ऊपर यात्रियों की जानें गई थी और उससे भी कुछ अधिक यात्री घायल हुए थे। अब ये एक सेकंड क्लास डिब्बे में रेलगाड़ी की यात्रा है, भारतीय रेलगाड़ी की। और आप जानते हैं रेलगाड़ी के अंदर जब लोग बैठते हैं एक साथ, तो थोड़ी देर बाद उनमें बातचीत शुरू हो जाती है। टोटल स्ट्रेंजर्स होते हुए भी बात पर बात बनती जाती है। और यहाँ पर भी इस रेलगाड़ी के यात्रा में अचानक एक व्यक्ति एक रेल दुर्घटना के बारे में बताता है। वो भी एक भयंकर दुर्घटना। रेल यात्रा की हिस्ट्री में अनेक कारणों से वह दुर्घटना अभूतपूर्व रहेगी, उसका ये मानना था। इस पर नदी की तरह चर्चा ने अपना मार्ग बिल्कुल बदल लिया। यद्यपि हम में से कोई भी यात्री इस दुर्घटना का साक्षी नहीं था, तो भी कुछ लोगों ने ऐसी दूसरी दुर्घटनाओं को देखा था और उनका वर्णन करते करते वे ऐसे सहम रहे थे जैसे वे दुर्घटनाएं अभी घट रही हों। एक स्वस्थ और लंबे तगड़े युवक ने जब दो आप बीती रोमांचकारी घटनाएं सुनाई तो हम सब ठगे से उसे देखते रह गए। अब देखिए, दुर्घटना के बारे में बात बनने लगी तो कई लोग कई दुर्घटनाओं के बारे में बताने लगे। तो एक स्वस्थ और लंबा तगड़ा युवक था, तो वो अपनी आप बीती रोमांचकारी घटना सुना रहा था और वो सुनकर हम सब ठगे से देखते रह गए। वो एक इंजीनियर था। एक बार वह चलती ट्रेन के नीचे आ गया था। यद्यपि उसका शरीर जख्मों से भर गया था, तो भी उसके प्राण बच गए। तो वो कहता है, एक बार वो चलती हुई ट्रेन के नीचे आ गया था और उसका शरीर एकदम से जख्मों से भर गया था, फिर भी उसके प्राण बच गए थे। कैसे बच गए यह वह स्वयं भी नहीं जानता। जब वह गिरा तो उसने पाया कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही है। उसकी गति निरंतर धीमी हो चली है और उसने डिब्बे में चढ़ने वाली पैड़ी को कसकर पकड़ लिया है। इतना ही उसे स्मरण है। देखिए, वो इंजीनियर था, एक स्वस्थ युवक था, लंबा तगड़ा। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक रेल दुर्घटना के बारे में जो उस पर बीती थी, जो उसकी आप बीती थी, वो उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि एक बार यूँ हुआ कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, धीमी गति चल रही थी और उसने उस डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको क्या याद है, उसे इतना ही याद है। उसके बाद क्या पता चला, वो ट्रेन के नीचे आ गया और उसका शरीर जख्मों से भर गया था, लेकिन सौभाग्यवश वो बच गया। इतना ही उसे स्मरण है। लेकिन दूसरी घटना बहुत भयंकर थी। पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार लौटते समय उसकी बस 250 फुट नीचे खड्ड में जा गिरी थी। अब वो अपनी ही आप बीती एक दूसरी कहानी सुनाता है। वो कहता है, वो बस में सफ़र कर रहा था, वो गढ़वाल से कोटद्वार तक आ रहा था कि उसकी बस 250 फुट नीचे एक गड्ढे में गिर गई। 10 व्यक्ति तो वहीं मर गए और 5 अस्पताल में पहुंचकर चल बसे, पर वह कुछ जख्मों के साथ बच गया था। कैसे बच गया यह पूछने पर वह इतना ही कह सका, बस बच गया, अब आपके सामने बैठा हूँ। अब लोग बड़ी उत्सुकता से पूछने लगते हैं, इतने ऊपर से गिरा बस, इतने लोग मरे, तुम कैसे बच गए? तो वो कहता है, ये मैं नहीं जानता, मैं बस बच गया और अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ। युवक की यह कहानी सुनकर हम सबको रोमांच हो आया और हमने उसे बहुत बहुत बधाई दी, पर उसने शरारत से मुस्कुराकर कहा,
दोस्तों, मैंने मौत को ही नहीं छकाया, बीमा कंपनी से हर जाने के रुपए भी वसूल किए। और वो बहुत स्मार्ट निकला। वो युवा कहने लगा कि दोस्तों, मैंने मौत को ही नहीं छकाया, उन बल्कि मैंने एलआईसी वालों से भी रुपए वसूल किए। इस पर कह कहा लगा, और जब वह शांत हुआ तो दुर्घटना की चर्चा शुरू करने वाले प्रौढ़ सज्जन, जो एक सेवानिवृत्त जज थे, बोले, अपने इंजीनियर मित्र की तरह मौत को छकाने का अवसर तो मुझे नहीं मिला, पर हाँ, इस दुर्घटना से संबंधित एक विचित्र मामले का न्याय मैंने अवश्य किया है। अब देखिए, इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में एक जज ने बात शुरू की थी। वो एक रिटायर्ड जज थे और वो कहते हैं, मुझे इंजीनियर मित्र की तरह मौत को छकाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, दुर्घटना से संबंधित एक विचित्र मामले का न्याय मैंने अवश्य किया है। क्योंकि वो एक जज थे। तो एक मित्र बोल उठे, आपका मतलब बिहटा रेल दुर्घटना से है? आपका मतलब बिहटा रेल दुर्घटना से है? तो ये जो बिहटा रेल दुर्घटना काफ़ी बड़ी दुर्घटना थी, सभी जानते थे। तो एक मित्र बोल उठे, क्या आपने उसी के सिलसिले में कुछ फैसला दिया? जी हाँ, शायद इसमें कुछ षड्यंत्रकारियों का हाथ था। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेना आजकल एक फैशन हो गया है। अब देखिए, कोई कहने लगा कि इसमें ज़रूर कोई षड्यंत्र होगा, किसी ने तो ये किया होगा मैनिपुलेट, किसी ने तो कोई ना कोई षड्यंत्र रचा होगा। क्योंकि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेना आजकल एक फैशन हो गया है। जज महोदय ने निहायत गंभीरता से गर्दन हिलाकर कहा, मित्रों, उस मामले का संबंध न तो किसी प्रकार की राजनीति से है और न दुर्घटना के कारणों से। अब वो जज कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो फैसला किया था उस ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित, वो कोई पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित कोई विषय नहीं है। तो अब लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, फिर किस बारे में है? उसका संबंध मानव चरित्र से है। अब वो जज कहते हैं, उसका संबंध मानव के चरित्र से है। इस पर इंजीनियर ने अनुमान लगाया, ऐसे अवसरों पर कुछ शरारती लोग अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते। जब भले यात्री भयातुर हो इधर उधर भागते हैं, तो वे दुस्साहसी सहायता करने की बात कहकर उन्हें लूट ले जाते हैं। अब देखिए, जो इंजीनियर था वो अनुमान लगाता है, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मतलब कि क्या होता है, जब ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, खास करके जब रेल दुर्घटना होती है, तो लोग बेचारे भयातुर होकर इधर उधर भागते हैं। जो उसके रेल यात्री होते हैं वे डर जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, कुछ शरारती लोग इन रेल यात्रियों को मदद करने के का बहाना बनाकर उनका सामान लूट ले जाते हैं। ये अक्सर देखा जाता है। तो इंजीनियर ये अनुमान लगाते हैं कि शायद उसी से संबंधित जज साहब ने कोई फैसला लिया होगा। आप ठीक कहते हैं, तीसरे भाई ने उनका अनुमोदन किया। वे लोग घायलों और मुर्दों तक की जेब कतरने से नहीं चूकते। अब उस इंजीनियर के ये जो अब उस इंजीनियर की जो राय थी उसे सपोर्ट करते हुए एक और व्यक्ति कहता है कि हाँ, कई लोग तो ऐसे हैं जो घायलों और मुर्दों तक की जेब काटते हैं। इसके बाद चौथे, पांचवें, छठे और सातवें अर्थात डिब्बे के हर यात्री ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। अब देखिए, जो भी वहाँ बैठे थे सभी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और सभी को एक टॉपिक मिल गया बात करने के लिए, और सभी अपने अपने कल्पना शक्ति के अनुसार एक एक नया नया कहानी गढ़ने लगते हैं। लेकिन जज साहब ने सिर हिला हिलाकर उन सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन जज साहब क्या हैं, वो अपना गर्दन हिला हिलाकर सभी को ना ना कहने लगे। आखिर जब सबके अनुमानों का खजाना खाली हो गया तो जज साहब ने कहना शुरू किया, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में जो यात्री सफ़र कर रहे थे उनमें एक महिला भी थी।
अब देखिए, जब सभी ने अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी, सभी की कल्पना शक्ति खत्म हो गई, तो जज साहब कहने लगे कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में, जब वो जिस रात्रि में वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें यात्रा करने वाली एक महिला भी थी। और वो ऐसी वैसी महिला नहीं थी, अपूर्व सुंदरी थी। उस महिला के विवाह को यद्यपि 5 वर्ष बीत चुके थे, तो भी वह नवविवाहित दुल्हन की तरह लगती थी। अब उस महिला की बात की जा रही है कि वो काफ़ी सुंदरी थी और उसकी शादी हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी शादी अभी अभी हुई है। नव नवविवाहित दुल्हन की तरह लगती थी, उसी तरह मोहिनी और लचीली। एक जैसे एक नवविवाहित दुल्हन मोहित करती है लोगों को, उसी प्रकार वो औरत भी थी। उसके लंबे पतले नील नयन, पतले नासापुट, कोमल मुख, किंचित नीले भूरे सघन केश देखकर भूख मिटती। अब उसका वर्णन वो जज करते हैं कि वो काफ़ी सुंदर थी। उसके नयन नीले, ब्लूइश टिंज वाला था उसके नयन, और उसकी नासापुट, उसकी जो नाक थी, पतले थे, नुकीले थे, कोमल मुख था, और उसके केश इतने सघन थे, मतलब कि उसकी सुंदरता देखकर लोगों की भूख मिट जाती थी। वह प्राचीन काल की उन सुंदरियों में से थी जिनके देखने मात्र से तिलक पुष्प कुसुमित हो जाता, और जब वह मृदु मंद गति से मुस्कुराती तो चंपा के फूल विहस उठते। मतलब वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर ही लोगों का दिल खुश हो जाता, और वो फूल के समान कोमल थी, इतनी सुंदर थी। 5 साल हो गए उसके शादी हुए, लेकिन देखने में ऐसे लगती थी, ऐसे लजाती थी, मानो अभी अभी उसका विवाह हुआ हो। इन 5 वर्षों ने उसके व्यवहार में जो कुछ अंतर डाला था, यही था कि अब वह कुछ नटखट भी हो चली थी, लेकिन इसके कारण से अपने पति को और भी प्रिय हो गई। अब देखिए, उसके विवाह हुए 5 साल हुए थे, और इन 5 सालों में उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो और नटखट हो गई थी, और इसलिए वो अपने पति की अधिक प्रिय थी। उसके पति उस ट्रेन में उसके साथ थे। वे इंटर क्लास में थे, और सहयात्रियों ने उनके लिए पूरी बर्थ छोड़ दी थी, क्योंकि उनमें से बहुतों को यह गलतफहमी हो गई थी कि वे अभी अभी विवाह करके लौट रहे हैं। अब देखिए, वो यात्रा कर रहे थे, तो उनको थोड़ी प्राइवेसी दे दिया था यात्रियों ने, क्योंकि उन्हें लगा था कि इनकी शादी अभी अभी हुई है। उनके बातों उनकी बात करने के लहजे और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर, उसके लज्जित मोहक रूप को देखकर लोगों को लगता कि इनकी शादी अभी भी हुई है। बहरहाल उनकी ज़िंदगी एक रंगीन पैमाने की तरह थी, जो केवल उन्हीं को नहीं महका रही थी, बल्कि आसपास वालों को भी खुशबू से तर कर रही थी। वे प्यार के उन क्षणों को जी रहे थे जिनकी याद बहुतों के जीवन का संबल होती है। और गाड़ी उड़ी जा रही थी, खड़खड़ाती, चिल्लाती, धुआं उगलती, और अंधकार की छाती में प्रकाश का छुरा भोंकती। अब रात हो गई थी, गाड़ी तेज से चल रही थी। लोगों ने इस युवा और युवती को थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए उनका एक बर्थ उनके लिए ही खाली छोड़ दिया था, और लोगों ने इस युवा और युवती को न्यूली मैरिड समझकर उनके लिए काफ़ी प्राइवेसी दे रखा था। छुरे की उपमा देने पर यात्री कुछ चौंके, पर कथा सूत्र की उत्सुकता ने उन्हें मौन ही रखा, और जज साहब एक क्षण बाहर झांककर फिर बोलने लगे। उन्होंने अब अपनी कोहनी खिड़की की पुष्प पर टिका ली। उनके मोटे होंठ कुछ इस तरह ऐंठने लगे, जिस तरह हमला करने से पूर्व मेंढक खाने वाला सांप ऐंठता है। उसके दांत तो होते हैं, पर उनमें जहर नहीं होता। उन्होंने कहा, रात हो गई थी और रेलगाड़ी पूरी गति से दौड़ रही थी। प्रायः सभी यात्री ऊँघने लगे, पर वह दंपति अब भी प्रेमालाप में व्यस्त था। पत्नी ने कई बार कहा, अब सो जाइए। अब वो ट्रेन और आगे बढ़ रही थी, रात हो गई थी, लोग सब सोने लगे थे।
लेकिन ये जो दंपति थे, ये प्रेमालाप में व्यस्त थे और पत्नी कई बार कह चुकी थी कि तुम सो जाओ। पति ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, न जाने क्यों आज नींद भी तुमसे बातें करने को उत्सुक है। मतलब कि वो अपनी पत्नी की सुंदरता को निहारते निहारते, बातें करते करते सफ़र करना चाहता था। वो सोना नहीं चाहता था। वो ये कहता है कि आज तो नींद भी तुमसे बातें करने को उत्सुक है। तो मैं सोती हूँ, सपनों में उससे बातें करूँगी। पत्नी खिलखिलाकर पड़ी। पत्नी कहती है, अच्छा आप मत सोइए, मैं सो जाती हूँ। पति बोला, अब जो है वह क्या सपने से कुछ भिन्न है? तुम स्वयं एक सपना हो। अब देखिए 5 साल हो गए उनकी शादी हुए। पत्नी इतनी खूबसूरत है, इतना मोहक रूप पाया है उसने कि पति अब भी उसके मोह पाश में बंधा हुआ है। अब वो कहता है कि ये भी कोई सपने से कम है क्या? तुम्हारा यहाँ होना, मेरे पास होना, ये भी कोई सपने से कम है क्या? पत्नी हंस पड़ी। स्वप्न एक भावना है, पर मैं सत्य हूँ। तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझे छू सकते हो। पत्नी हंसते हुए कहती है कि स्वप्न तो एक भावना है, लेकिन मैं तो एक सत्य हूँ। तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझे छू सकते हो। और इस तरह बातें चलती रहीं, प्रेमियों की निरर्थक बातें, आदि और अंत से हीन, पर जीवन को शक्ति और सुगंध से भरने वाली। लेकिन कुछ भी हो, समय की शक्ति की किसने था ली है? आखिर उनकी पलकें भारी हो आई, परंतु वे अलसाई झुकी पलकें उन दो प्रेमियों के हृदयों को और भी मादकता से भरने लगी। अब देखिए रात बहुत हो चली थी, रेलगाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही थी और इन पति पति के बीच प्रेमियों की निरर्थक बातें जैसे बातें हो रही थी। आखिर उनकी पलकें भी भारी हो आई और वे अलसाई झुकी पलकें उन दो प्रेमियों के हृदयों को और भी मादकता से भरने लगी। तभी अचानक क्या हुआ, एक झटका लगा। वे बुरी तरह हिल गए। गाड़ी जैसे लड़खड़ाई। छड़ाछू का अनवरत उठने वाला शब्द कहीं टकराकर भयंकर वेग से चीखा। जैसे उस क्षण समय और गति में संघर्ष छिड़ गया। भीषण गड़गड़ाहट के साथ सब कुछ उथल पुथल होने लगा। अब देखिए ट्रेन उस समय अचानक हिलने लगा, सब कुछ उथल पुथल हो गया। एक झटका लगा। देखते देखते समूचा वातावरण रौरव, आर्तनाद और मर्मभेदी कराह से भर उठा। अब देखते ही देखते चारों तरफ चीखना और रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। दंपति ने एक दूसरे को पुकारा और फिर उस प्रलयंकारी गड़गड़ाहट में खो गए। अब देखिए दोनों दंपति भी उस ट्रेन में थे। अचानक ट्रेन को झटका लगा, एक्सीडेंट हुआ और लोगों की रोने की, चीखने की आवाज़ आने लगी। हम यात्रियों को लगा कि जैसे वह दुर्घटना अभी घट रही है। हमारे हृदय कराह उठे, धक धक। लेकिन सौभाग्य से तब दिन का उजाला था। देखिए हम ये घटना सुन रहे थे, वो जज सुना रहे थे और हम भी ट्रेन में बैठे यात्रा कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि अभी वो हमारे आंखों के सामने वो दुर्घटना हुई है। और अच्छी बात ये थी कि उस समय सुबह का वक्त था जब हम रेल में यात्रा कर रहे थे, वरना हम तो डर जाते। क्योंकि एक रेल दुर्घटना के बारे में जब आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हों और सुनते हों तो एकदम से हमें घबराहट होने लगती है। इंजीनियर ने साहस करके पूछा, तो गाड़ी पटरी से उतर गई और वे दोनों मारे गए? अब इंजीनियर ने कहानी को जानने की उत्सुकता से पूछा कि क्या यूँ हुआ कि रेल की दुर्घटना हुई और वो दोनों व्यक्ति मर गए? मैंने अभी कहा था कि उस दुर्घटना में 100 से भी ऊपर व्यक्तियों की जानें गई थी, पर वे दोनों उनमें नहीं थे। देखिए जज कहते हैं कि उस दुर्घटना में 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन ये पति पत्नी उन मरे हुए व्यक्तियों में नहीं थे। क्या? इंजीनियर ने चकित होकर पूछा। क्या वे बच गए? जी हाँ, वे बच गए।
पति महोदय के शरीर पर अनेक घाव आए, पर सभी आश्चर्यजनक रूप से साधारण। दूसरी ओर उनकी रूपसी पत्नी के घाव एक से एक बढ़कर असाधारण। अब देखिए, जज कहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति मृतकों में नहीं थे। 100 लोगों की मृत्यु हुई थी उस एक्सीडेंट में, लेकिन सौभाग्यवश ये दोनों बच गए। और जो पति था, उसके शरीर पर अनेक घाव लगे, पर सभी साधारण घाव थे। लेकिन उनकी जो रूपसी पत्नी थी, उसके घाव एक से एक बढ़कर असाधारण, एकदम असाधारण घाव थे। क्या वर्णन करूं। उनके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। अब देखिए क्या क्या हुआ उस पत्नी का। उसके दाहिनी पैर की हड्डी टूट गई, मुख पर दाहिनी ओर सिर से लेकर टोढ़ी तक मानो एक बड़ी दरार सी पड़ गई। और उसका जो मुख था, उसका जो फेशियल बोन था, उसमें फ्रैक्चर हो गया, बड़ी दरार सी पड़ गई। और इस दुर्घटना के 2 दिन बाद जब पति महोदय को उठने बैठने की आज्ञा मिली, तो सबसे पहले उसने कहा, पत्नी को देखना चाहूँगा। अब देखिए, एक्सीडेंट के बाद ये सब जख्मी हुए, और जैसे ही पति को होश आया, उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहूँगा। उसे ये पता चल गया था कि वो जीवित है और जिले के बड़े अस्पताल में ले जाई गई है। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया, मित्र, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने सुझाव दिया, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी की हालत अभी ठीक नहीं है। पति महोदय ने पूछा, वह होश में तो है? जी हाँ, अब उन्हें होश आ गया है। अंतिम वाक्य उसने बहुत धीरे से कहा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को होश आ गया है, तो मुझे वहाँ ले चलिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वह मेरी पत्नी है। अब देखिए, पति जिद करने लगा डॉक्टर साहब से कि मुझे वहाँ ले चलिए, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जानता हूँ मित्र, डॉक्टर ने यथाशक्ति अपने को संयत रखा और कहा, यह भी जानता हूँ कि वे अच्छी हो जाएंगी, पर अब डॉक्टर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम उसके पति हो और तुम उसे देखना चाहते हो, लेकिन फिर भी। तो पर क्या? उसने चीख कर पूछा, क्या उसको अधिक चोट लगी है? यही समझ लीजिए, पर वे ठीक हो जाएंगी, अवश्य ठीक हो जाएंगी। अब डॉक्टर पूरा पूरा अब डॉक्टर उसकी पत्नी की हालत बता भी नहीं पा रहा है। यह सुनते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वह सिसकियां भरने लगा। डॉक्टर ने उसे हर तरह से सांत्वना दी, पर उसे शांति नहीं मिली। डॉक्टर ने अंत में कहा, अभी कई दिन तक उसके चेहरे की पट्टी नहीं खुल सकती, आप देख कर क्या करेंगे? अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की जो घाव है, उसके चेहरे पर जो घाव हैं, उसके कारण पट्टी लगी हुई है, बैंडेज लगा हुआ है, और अभी कई दिन तक उसके चेहरे की पट्टी खुल नहीं सकती। तुम देख कर क्या करोगे? वह आंसुओं में बड़बड़ाया, डॉक्टर, मैं उसका चेहरा नहीं, उसे देखना चाहता हूँ, उसे। तो वो काफ़ी इमोशनल होकर कहता है, डॉक्टर, मैं उसका चेहरा नहीं, उसे देखना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। और वह फिर सिसकियाँ भरने लगा और बार बार अपनी पत्नी का नाम लेने लगा। डॉक्टर आखिर मनुष्य था, उसने कोशिश करके उसका तबादला उसी अस्पताल में करवा दिया जहां उसकी पत्नी थी। अब डॉक्टर ने भी क्या सोचा, ये दोनों दो दो अस्पताल में थे, अलग अलग अस्पताल में थे, पति और पत्नी। अब पति की ये हालत देखकर डॉक्टर ने क्या किया, उसे भी उसी अस्पताल में एडमिट करवा दिया जहां उसकी पत्नी एडमिट थी। शर्त यह थी कि वह पत्नी को देख सकेगा, परंतु बोलेगा नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी को बताया गया था कि उसका पति अभी उठने लायक नहीं है। अब देखिए, पत्नी का कंडीशन काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी सीरियस था। तो इसीलिए पत्नी को कहा गया है कि पति अभी तुम्हारे पास आ नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता। और इसीलिए पति को डॉक्टर ने क्या कहा, तुम जाकर अपनी पत्नी को देख सकते हो,
लेकिन उससे कुछ बातें नहीं करोगे। मतलब कि पत्नी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम पास आ गए हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उसने अपनी घायल पत्नी को देखा होगा तो उसकी क्या दशा हुई होगी। उसका हृदय भयंकर तूफान की गति में दौड़ रहा था। वह रह रह कर वात पीड़ित रोगी की तरह कांप उठता। उसने देखा, उसकी आंखों के आगे धुआं सा उठा। पत्नी का एक पैर काट दिया गया है। पूरे सिर और मुंह पर पट्टियां बंधी हैं। वह देख नहीं सकती। अब देखिए उसने क्या देखा, उसकी पत्नी का एक पैर काट दिया गया है और उसकी पूरे फेस पर बैंडेज लगा हुआ है। वह कुछ देख भी नहीं सकती और वो देखकर एकदम विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मतलब कि वो ये अपनी पत्नी के मोहक रूप को देखने वाला इतना मोहित था अपनी पत्नी की सुंदर रूप पर, और आज देखता है कि पूरा उसका फेस ही एकदम डैमेज है, बैंडेज लगा हुआ है। वह देख नहीं सकती। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, बहुत धीरे धीरे। दरवाजे से उसके पलंग तक के कुछ गजों के फासले को पूरा करने में उसे एक पूरा युग लग गया। एक युग लंबे जितने क्षण तक वह खड़ा रहा। फिर पुकारना चाहा, विमल। वो पुकारना चाहता था लेकिन मतलब कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी पत्नी को इस सिचुएशन में देखकर। विमला उसकी पत्नी का नाम था लेकिन वह पुकार नहीं सका। उसे एकाएक चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ा। मतलब कि वो बेहोश हो गया ये देखकर। शीघ्रता से उन लोगों ने उसे वहाँ से हटा दिया। उसकी पत्नी कुछ नहीं जानती थी, कुछ जान भी न सकी। होश में आने के बाद से वह रह रह कर फुसफुसा उठती, उन्हें बुला दो, उन्हें बुला दो, वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं। पर उसका स्वर बड़ा क्षीण था और संघर्ष प्रायः गतिहीन। अब पत्नी को जब भी होश आता वो कहती कि पति के बारे में पूछती, उन्हें बुलाओ, वो कहाँ है। लेकिन वो एकदम क्षीण स्वर था उसका, गतिहीन होकर उसका स्वर एकदम से धीमा पड़ जाता। अगले दिन उसके पति ने, जो एक ही रात में बूढ़ा हो गया था, बड़े डॉक्टर से पूछा, क्या मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी? मुझे साफ साफ बता दीजिए। अब देखिए पहले दिन तो अपनी पत्नी की हालत देखकर पति बेहोश हो गया। अब दूसरे दिन वो क्या था, वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, साफ साफ बता दीजिए। डॉक्टर ने आकंठ सहानुभूति भरकर कहा, मिस्टर, आपकी पत्नी के प्राण तो बच जाएंगे, पर मुझे दुख है, उसका एक पैर, एक आंख दोनों जाते रहेंगे, मुंह भी कुछ टेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टर क्या कहता है कि बच तो जाएगी तुम्हारी पत्नी, लेकिन उसका एक पैर ना होगा, उसका एक आंख जाता रहेगा और उसका मुंह भी कुछ टेढ़ा सा ही होगा। मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा, वह फुसफुसाया। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर, बहुत अफसोस है। 4 दिन पूर्व आपकी पत्नी अपूर्व सुंदरी रही होंगी, पर अब आपको सब्र करना चाहिए। अब डॉक्टर कहते हैं देखो 4 दिन पहले आपकी पत्नी अपूर्व सुंदरी रही होगी, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई यही है कि अगर वो जिएगी भी तो बिना आँख के, बिना एक आँख के, टेढ़ा सा मुँह लेकर और बिना एक पैर के उसे जीना होगा। ये एक सच्चाई है। और डॉक्टर चला गया। वह कई क्षण आंखें फाड़े उसे जाते देखता रहा, बड़बड़ाता रहा, अपूर्व सुंदरी, सप्र, टेढ़ा मुख, एक पैर, एक आंख, अपूर्व सुंदरी। वो एकदम से पागल सा हो गया। मतलब कि इतनी इतनी सुंदर थी वो जो विमला, और आज उसे इस हालत में देखकर वो पति विश्वास ही नहीं कर पाता। वो पागलों जैसे बड़बड़ाने लगा, अपूर्व सुंदरी, एक पैर, एक आंख। मतलब कि वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी इतनी सुंदर औरत, उसकी जो पत्नी थी इतनी सुंदर थी, वो अचानक अपाहिज हो गई, अचानक इतनी कुरूप हो जाएगी।
डॉक्टरों के लिए यह एक समस्या हो गई। उन्होंने सलाह करके उसे अस्पताल से मुक्त करने का निश्चय किया। और जब बड़े डॉक्टर यह निश्चय सुनाने के लिए उसके पास पहुंचे तो उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। वह पूर्ण शांत था। उसने इस निश्चय का स्वागत किया। केवल जाने से पूर्व एक बार पत्नी को देखने की इच्छा प्रकट की। अब देखिए, ये थोड़ा साइको टाइप होने लगा था। ये बड़बड़ाने लगा था, अपूर्व सुंदरी, एक आंख, अपूर्व सुंदरी। तो उसका ये मेंटल सिचुएशन देखकर डॉक्टरों ने क्या डॉक्टरों ने क्या सोचा कि इसे डिस्चार्ज कर देते हैं अस्पताल से, क्योंकि इसका इस अस्पताल में रहना और अपनी पत्नी को इस हालत में बार बार देखना शायद इसकी मानसिक अवस्था के लिए ठीक ना होगा। और उन्होंने ये फैसला उसे सुनाया कि तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब देखिए, उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब ये इसने पूर्ण शांति के साथ ये सुना और उनके इस निश्चय को, डॉक्टरों के इस निश्चय को उसने स्वागत किया। लेकिन जाने से पूर्व एक बार अपनी पत्नी को देखने की इच्छा उसने प्रकट की। और इस बार जब वह पत्नी के पास पहुंचा तो न तो उसका दिल कांपा, न वह गिरा। पहली बार जब उसने पत्नी को इस हालत में देखा था तो वो बेहोश हो गया था, लेकिन इस बार काफ़ी संयत होकर वो वहाँ पहुँचा। न वह गिरा, न उसका दिल कांपा। इसके विपरीत वह दृढ़ता से उसके बिल्कुल पास जा खड़ा हुआ। फिर सहसा उसने हाथ उठाया। नर्स ने एकदम मना किया। वह रुक गया, पर दूसरे ही क्षण उसने फिर हाथ उठाया, फिर गिरा लिया। पर तीसरी बार उसने दोनों हाथ उठाए। नर्स ने तीव्रता से रुकने का इशारा किया, पर इस बार वह नहीं रुका, बल्कि तेजी से आगे झपटा और उसके दोनों हाथ घायल पत्नी के गले पर जम गए। अब देखिए, इस बार जब वो आया था मानो कुछ निश्चय करके आया था, काफ़ी संयत होकर आया था, कांप नहीं रहा था, गिर नहीं रहा था। और पास जाकर एक दो बार उसके हाथ उठे। नर्स ने मना किया दोनों बार, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ, तीव्रता से नर्स ने मना किया, रुकने का इशारा किया, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। तेजी से आगे झपटा और दोनों हाथ उसने घायल पत्नी के गले पर जमा दिए। क्षण भर में उस कमरे की दुनिया पलट गई। नर्सों का पागलों की तरह भय से चिल्लाते हुए भागना, उसका दांत भींचकर शैतानी शक्ति से गला दबोचना, पत्नी की भयानक चीख और उसके बाद अब देखिए वहाँ क्या हो गया। नर्स ये देखकर डर कर भागी कि पति आकर अस्पताल में पत्नी का गला घोंट रही है। और पत्नी क्या थी, चीखने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने मृत पत्नी का सुदीर्घ क्षण तक चुंबन किया और फिर पसीने से तर हाँफते हुए अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ से कहा, मैं अब कहीं भी चलने को तैयार हूँ। उसने गला दबोच कर अपनी पत्नी को मार डाला और वो आकर कहने लगा, अब मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। मतलब कि वो अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इससे तो बेहतर होगा कि वो मर जाए। और ये कर्म उसी ने निभाया। और उसके बाद वो एकदम से मानो मुक्त हो गया और वो कहने लगा अधिकारियों से कि मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। यहाँ आकर जज महोदय मौन हो गए। उनका भारी मुख आंसुओं और पसीने से तर था, पर हम सब जैसे एक दुस्वप्न से जागे हों। हमारे हृदय आतंक से धड़क रहे थे और गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। इस बार भी इंजीनियर ने साहस किया। एक सुदीर्घ निश्वास छोड़कर उसने कहा, तो यह मामला था जिसका आपको फैसला करना पड़ा। अब देखिए, हमारी जो ट्रेन यात्रा थी वो ख़त्म होने को थी और जज साहब ने इतना ट्रैजिक
कथा सुनाई और हम सब एकदम से अवाक रह गए। किसी ने इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं सोचा था। और इंजीनियर जो युवा था वो कहता है कि आपने इसी मामले में फैसला करना था। जी हाँ, जज ने शीघ्रता से उठते हुए कहा, और उन्हें वहीं उतरना था। एक सज्जन जो अपेक्षाकृत युवक थे और जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, बोले, निस्संदेह आपने उसे मुक्त कर दिया होगा, क्योंकि वह। अब देखिए, एक युवा जो ये कथा सुन रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो कहता है कि जज साहब, आपने निस्संदेह उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं दी होगी, क्योंकि क्योंकि वो क्या कहना चाहता था कि उसने अच्छा ही किया कि उसने उसकी एक पैर के बिना कुरूप रूप से वो जिएगी, इससे अच्छा है कि उसने उसे मार दिया। तो एक तरह से वो एक मुक्ति ही हुई, तो इसलिए आपने उस युवा को कोई सज़ा न दी होगी। परंतु वह आगे नहीं बोल सका, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। जज ने उसे देखा और कहा, अगर आप उस मुकदमे में जूरी होते तो क्या करते? अब जज ने कहा कि उस मुकदमा, मतलब कि ये जो केस है, अगर आपके सामने आता और आप वहाँ की जूरी में एक हो, जज में एक हो, तो आप क्या फैसला करते? निस्संदेह छोड़ देते, हम एक साथ बोल उठे। तो जो जो भी ट्रेन में ये कथा सुन रहे थे, हम सब ने एक साथ कहा कि उसे हम छोड़ देते। जज के मुख पर एक विचित्र मुस्कुराहट फैल गई। बोले, उस दिन की जूरी ने भी यही कहा था, पर मित्रों, मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सका। जो मेरे मित्र थे, जो मेरे जज थे, मेरे साथ थे उस फैसला सुनाने में, उन्होंने भी यही कहा था कि इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसे अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम है, तभी वो यूं कर बैठा। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने बहुत से मुकदमों में अन्याय किया है, लेकिन मित्रों, मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सका। तो ये जो जज है, रिटायर्ड जज, जो ये कथा सुना रहा था, वो क्या कहते हैं? मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सका। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत से मुकदमों में अन्याय किया है, पर इस फैसले पर मुझे सदा गर्व रहेगा। मैंने उसे फांसी की सज़ा दी थी। तो ये जज कहते हैं, ये रिटायर्ड जज कहते हैं कि कई बार हो सकता है मेरे फैसले गलत हुए हों, लेकिन इस बार मैंने अन्याय नहीं किया। लेकिन इस बार मुझे अपने फैसले पर हमेशा गर्व रहेगा, क्योंकि मैंने उस युवा को फांसी की सज़ा दी। फांसी! हम सब चीख उठे। अब ये सुनकर हम सब अचरज में पड़ गए। नीचे उतरते हुए जज ने इतना और कहा, उसे जीवित रखना उसकी पवित्र भावना का अपमान होता। उसे जीवित रखना उसकी पवित्र भावना को अपमानित करने जैसा होगा, मतलब कि वो जी नहीं सकेगा। मैं एक जज के रूप में पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि उसने अपनी पत्नी को मार तो दिया, लेकिन पत्नी के विरह में वो उतना प्यार करता था अपनी पत्नी से, वो काफ़ी प्यार करता था अपनी पत्नी से, और अपनी पत्नी के विरह में वो कभी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैंने क्या किया, उसे फांसी की सज़ा दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसे जीवित रखना उसकी पवित्र भावना का अपमान करने जैसा है। और फिर वे मुसाफिरों की भीड़ में खो गए। और ये जो जज हैं, इतना कहकर वो भीड़ में खो गए। तो ये थी विष्णु प्रभाकर जी की कहानी, जज का फैसला।